चश्मा उतार कर देख। अरे यार सुधा, अब क्या नया कांड कर दिया तुमने? मम्मी सुबह से बड़बड़ा रही है। तुम्हारी मम्मी को तो बड़बड़ाने की आदत हो गई है। मैंने क्या कांड कर दिया? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुमने कुछ किया नहीं और बिना बात ही मम्मी गुस्से में भुन भुना रही है। मम्मी बोल रही है कि तुम मम्मी की सहेलियों को देखकर मुंह फेर लेती हो। अरे बड़े बुजुर्गों को देखकर नमस्ते तो कर ही सकती हो ना। अरे अब ये क्या नया तरीका है मम्मी जी का लड़ाई करने का? मैं तुम्हें इतनी बदतमीज नजर आती हूँ क्या कि कोई बड़ा बुजुर्ग दिख जाएगा और उससे नजरें चुरा कर मैं भाग जाऊंगी? जाओ जाकर माँ को समझाओ, मुझसे यह सब कहने का कोई फायदा नहीं है। बोलिए माँ जी, क्या बात है? क्यों गुस्से में आप? बात क्या होगी, हमारी तो किस्मत फूट गई। अब बस यही सुनना बाकी रह गया था कि अड़ोसी पड़ोसी ऐसी बातों के लिए हमें टोकेंगे। अरे वो पड़ोस वाली दर्शना जी कह रही थी, आपकी बहू बड़ी घमंडी है, देख कर नजरें फेर लेती है। अरे मैं कहती हूँ बहुत मॉडर्न ज़माने की हो तुम, पैर नहीं छू सकती, कम से कम गर्दन झुकाकर नमस्ते तो कर ही सकती हो ना। या तुम्हारे संस्कार इतना भी करने की इजाज़त नहीं देते तुम्हें? मम्मी जी आप मेरे संस्कारों पर तो मत ही जाइए। अरे आज तक ऐसा कौन सा काम कर दिया मैंने जो आज आप मेरे संस्कारों पर उंगली उठाने लगी? और मैंने तो दर्शना आंटी को हफ्तों से देखा ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उन्हें देखूं और नजरें घुमाकर चली जाऊं? गलत फहमी हुई है कुछ आंटी जी को, किसी और को देख लिया होगा उन्होंने। अरे इतना मोटा मोटा चश्मा लगाती है दर्शना, अब चश्मा लगा कर भी गलत फहमी होगी क्या उसे? मुझे पूरा यकीन है तूने उसे देखकर मुंह बनाया होगा। वैसे भी आजकल की जनरेशन में तो संस्कार बच्चों में बचे ही नहीं। एक हमारा समय था, पैर छूने का मतलब होता था दबा दबा कर 2 मिनट तक पैर छुए जाते थे। और एक आजकल के बच्चे हैं, पैर के नाम पर घुटना छू कर निकल जाते हैं। मैं घुटना छूने वाले जनरेशन से नहीं हूँ माँ जी। अरे कोई मुझे दिखाई देगा तभी तो मैं उनसे नमस्ते करूंगी ना। ये क्या मुद्दा हुआ सुबह सुबह लड़ाई करने का? मुझे तो ऐसा लगता है कि आज आप सोचकर ही उठी होंगी कि उठते ही घर में कलेश करना है। देख ले कैसी बात कर रही है तेरी बीवी। अरे मैं अभी अभी मंदिर से आ रही हूँ और मंदिर में ही मुझे मोहल्ले की औरतों से पता चला कि तुम्हारी धर्म पत्नी किसी के साथ दुआ सलाम करना भी ज़रूरी नहीं समझती। अब यह गलती करेगी तो क्या मैं टोक भी नहीं सकती? जाने दो ना माँ, हो सकता है इसने ध्यान ही ना दिया हो, वरना क्यों आंटी जी से नमस्ते नहीं करेगी ये। विनय के समझाने पर उसकी माँ बात को वहीं खत्म कर देती है। 2 दिन बाद विनय और सुधा बाजार में सब्जियां लेने जाते हैं। अरे ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सामने मेरा दोस्त राकेश खड़ा है, 3 बार नमस्ते कर चुका है तुम्हें। तुम हो कि अपनी मस्ती में ध्यान ही नहीं दे रही हो। पति के कहने पर सुधा फट से दोनों हाथ जोड़कर गर्दन नीचे करके नमस्ते करने लगती है। अरे क्या कर रही हो तुम? किससे नमस्ते कर रही हो? राकेश उधर खड़ा है। अच्छा मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा ध्यान सब्जियां खरीदने में था ना इसलिए। अरे भाभी जी क्या बात है, आप तो पहचान ही नहीं रही, भूल गई क्या? अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो मेरा ध्यान नहीं था ना इसलिए। सब्जियां लेकर लौटते समय। हो क्या गया है तुम्हें? अब माँ की क्या गलती बताऊँ? आज तो मैंने खुद अपनी आंखों से देख लिया। वो राकेश तुम्हें कितनी देर से हाथ जोड़कर नमस्ते कर रहा था और तुम हो के पता नहीं किधर देख रही थी। और बाद में जब मैंने कहा भी तो किसी और को नमस्ते करने लगी। तुम्हें दिखाई तो बराबर दे रहा है ना? हाँ दिखाई क्यों नहीं देगा, मैं अंधी हूँ क्या? अरे वो मेरी आंख में थोड़ा सा कंकर गिर गया था ना, तब से ही थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, और कोई बात नहीं है। अगले दिन। सुधा बेटा मैं ज़रा मंदिर जा रही हूँ, वहाँ पर रामायण पाठ चल रहा है ना, तो आज अंतिम दिन है, मेरा जाना ज़रूरी है। तो एक काम कर देना, बस स्टॉप चली जाना, 322 नंबर की बस में बैठकर तुम्हारी बुआ आ रही है। बस जैसे ही 322 नंबर की बस दिखे ना, हाथ देकर उसे रुकवा लेना और बुआ को घर ले आना। कर लोगे ना इतना? मम्मी जी बस भी मुझे रुकवानी पड़ेगी क्या? बस तो बुआ जी अपने आप कहकर रुकवा लेंगी ना। अरे वो थोड़ा कम पढ़ी लिखी है ना, अंधेरा होने के बाद उन्हें नज़र भी नहीं आता, इसलिए वो जान नहीं पाएंगी कि जानकीपुरम का स्टॉपेज आ गया है। बस को रुकवाना और बुआ जी को सावधानी से बस से उतार कर घर तक लेकर आना। अब वो तेरी जिम्मेदारी है, ठीक है? गाड़ी चलानी तो तुझे आती है ना, बस अपनी गाड़ी लेकर जाना। नहीं नहीं मम्मी जी, थोड़ी सी दूरी पर ही तो जाना है, गाड़ी की क्या ज़रूरत है, मैं रिक्शा लेकर चली जाऊंगी। गाड़ी लेकर क्या जाऊं, कुछ नज़र ही तो नहीं आता। बिना बात में गाड़ी ठुक गई तो और मुसीबत हो जाएगी। सुधा रिक्शा लेकर बस स्टॉप पहुंच जाती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये आसान सा दिखाई देने वाला काम आज उसके लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगा।
जल्दी ही दिन ढल गया और दिन ढलते ही सुधा की आंखों की लालटेन भी मानो धीमी पड़ गई। एक तो उसे पहले ही दूर का देखने में समस्या थी, ऊपर से अंधेरा होने के बाद तो उसकी हालत ऐसी हुई थी जैसे कि नीम चढ़ा करेला। सड़क से गुजरती हर बस को आंखें मल मल कर 4 बार देखने पर किसी तरह उसे नंबर नजर आता, तब जाकर उसकी सांस में सांस आती। कुछ देर इंतजार करने के बाद सुधा को सामने से एक बस आते हुए नजर आती है। एक बस तो आ रही है, लेकिन बस पर लिखा हुआ नंबर मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस के बराबर हो गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, करूँ तो क्या करूँ। ऐसा करती हूँ, बस रुकवाकर कंडक्टर से पूछ लेती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि बुआ जी की बस मिस हो जाए। सुधा बस के आगे हाथ हिला हिलाकर बस को रोकने का इशारा करने लगती है, जिसे देखकर कंडक्टर बस रोक देता है। हाँ मैडम, कहाँ जाना है? भैया, ये 322 नंबर की बस है ना? क्या मैडम, बस के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है ना 520। बताइए, पर खाली फोकट में टाइम पास कर रही हो क्या? पढ़ी लिखी तो लगती हो, नंबर नहीं पढ़ पाती क्या? ऐसी बात नहीं है भैया, वो थोड़ी गलत फहमी हो गई थी। सॉरी, आप जाइए। बस के जाने के कुछ मिनट के बाद सामने से एक दूसरी बस आती हुई नजर आने लगती है। क्या करूं, इस बस को रोको कि जाने दो। कोशिश करती हूँ नंबर पढ़ने की, वरना ये भी पहले वाले की तरह 4 बातें सुना कर ही जाएगा। सुधा किसी तरह नजदीक आ रही बस का नंबर पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन इसी जद्दोजहद में बस स्टॉपेज क्रॉस करके आगे निकल जाती है। कुछ देर बाद सुधा की सास का उसके पास फोन आता है। अरे नालायक, क्या कहा था मैंने तुझे कि 322 नंबर की बस में बुआ जी आ रही होंगी। उन्हें जानकीपुरम स्टॉपेज पर उतरना है और तू भूल गई क्या? उतारा क्यों नहीं बुआ जी को अभी तक? अरे मम्मी जी, मैं तो बस स्टॉप पर ही खड़ी हूँ, बुआ जी की बस अभी आई नहीं है। सत्यानाश! अरे चोरों से मोर मरवाने वाली बात है। तुझे काम बताना, बुआ जी की बस आई नहीं, स्टॉपेज क्रॉस करके आगे भी निकल गई। वो तो अच्छा हुआ मैंने जीजी को फोन कर लिया और उन्होंने बस में बैठे एक मुसाफिर से बात करवा दी, वरना बेचारी पता नहीं आज कहाँ से कहाँ पहुंच जाती। बस अड्डे से थोड़ा सा आगे पवन होटल के सामने उतार दिया है बस वाले ने उन्हें। तू उन्हें लेकर घर पहुंच, तुझसे तो मैं बाद में निपटती हूँ। सुधा बुआ जी को लेकर घर पहुंचती है। घर पहुंचकर तमाशा होना तो तय ही था। सासू माँ सुधा को जमकर खरी खोटी सुनाती है, जिसे बेचारी सुधा कड़वी दवाई समझकर चुपचाप निकल लेती है। अगले दिन, अक्षय चलना, दोनों लोग मिलकर साइकिल चलाते हैं। नहीं यार, मैं तेरे साथ नहीं खेलूंगा, मेरी मम्मी ने तेरे साथ खेलने से मना किया है। क्या? तेरी मम्मी ने मेरे साथ खेलने से मना किया? लेकिन क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया? वो मुझे नहीं पता, तेरी मम्मी और मेरी मम्मी का ना शायद झगड़ा हो गया है, इसलिए मम्मी आंटी से बहुत नाराज हो रही थी और उन्होंने गुस्से में मुझे भी तेरे साथ बात करने से मना कर दिया। ये मेरी मम्मी को अचानक से क्या हो गया? उन्होंने आंटी से झगड़ा क्यों कर लिया? भाई तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, चलना खेलते हम दोनों। नहीं, मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटेगी, मैं तेरे साथ नहीं खेलने वाला। गौरव गुस्से में घर के अंदर जाता है। मम्मा क्या बात होती है ये? आपको पता है ना अक्षय मेरा बेस्ट फ्रेंड है, फिर आपने उसकी मम्मा के साथ झगड़ा क्यों किया? अब आपकी वजह से वो मेरे साथ खेलने से इनकार कर रहा है। आप ही बताओ, मैं किसके साथ खेलूं? वैसे भी कॉलोनी में मेरी एज की कोई बच्ची ही नहीं है। घर में बैठकर खेलता हूँ तो दादी गुस्सा करती हैं, कहती है बाहर जाकर खेल। बाहर जाता हूँ तो मेरा फ्रेंड कहता है वो मेरे साथ नहीं खेलेगा, इसलिए मैं अपने घर जाकर खेलूं। आप ही बताओ मैं क्या करूं? अरे बाबा, मैंने कब झगड़ा किया? मेरा अक्षय की मम्मा तो क्या, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ। किसने कहा तुमसे कि मैंने उनसे झगड़ा किया था? खुद अक्षय ने कहा कि उसकी मम्मा आप पर गुस्सा हो रही थी और उन्होंने अक्षय को मुझसे बात करने के लिए भी मना कर दिया है। नहीं बेटा, ट्रस्ट मी, मेरी उनसे कोई बात हुई ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है अक्षय का खेलने का मन नहीं होगा, इसलिए वो ऐसा बोलकर चला गया। तुम जाओ, जाकर अक्षय की मम्मी से परमिशन लेकर उसे खेलने के लिए बुला लो। माँ की बात सुनकर गौरव अक्षय के घर जाता है और उसकी डोरबेल बजाता है। नमस्ते आंटी, अक्षय मेरे साथ खेलने आएगा क्या? गौरव के नमस्ते का जवाब दिए बगैर सीमा गुस्से में गौरव की तरफ देखने लगती है। अपनी मम्मी से पूछा है तुमने यहाँ आने से पहले? आंटी पूछ कर ही आया हूँ, आप अक्षय को भेज दीजिए ना मेरे साथ खेलने के लिए। अच्छा, तो तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें आने से रोका नहीं? उसे तो वैसे बहुत प्रॉब्लम रहती है मुझसे, जब हाय हेलो करो तो मुंह फेर कर निकल जाती है। और अब अपने बेटे को भेज दिया मेरे घर भाईचारा बढ़ाने के लिए। अपनी मम्मी से कहना मुझे ऐसा दोगला व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगर मेरी तरफ देखने में भी प्रॉब्लम होती है ना तुम्हारी मम्मी को, तो ठीक है, मेरा बेटा भी तुम्हारे साथ नहीं खेलेगा। सीमा की बात सुनकर गौरव घबरा जाता है और दौड़ते हुए अपने घर आ जाता है। मम्मा दादी ठीक कहती है, आप जानबूझकर सबको इग्नोर करते हो।
किसी के हाय हेलो का जवाब भी नहीं देते, किसी से नमस्ते भी नहीं करते। इसीलिए कॉलोनी में कोई भी हम लोगों से बात नहीं करना चाहता। मुझे सब पता चल गया है कि अक्षय की मम्मा आपसे इतनी नाराज क्यों है। उन्होंने मुझे भी साफ साफ मना कर दिया कि अक्षय आज के बाद मेरे साथ कभी नहीं खेलेगा। अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बात तो सुनो। नहीं मम्मा, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनी। मैं अब आपसे बात ही नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। गौरव रोते हुए अपने कमरे में चला जाता है। शाम के समय जब विनय ऑफिस से वापस आता है तो गौरव उसे सारी बात बताता है। सुधा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ये अचानक से हुआ क्या है तुम्हें? कॉलोनी में पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त, किसी की भी हाय हेलो का तुम जवाब ही नहीं देती। अरे भाई, इतने सारे लोगों से एक साथ समस्या हो गई है क्या तुम्हें? अरे बस करो आप लोग, परेशान हो गई हूँ एक ही बात सुनते सुनते। जब मुझे दिखाई नहीं देता तो कैसे हाय हेलो करूँ मैं? हाँ, सच यही है कि मेरी दूर की नज़र कमज़ोर हो गई है। थोड़ी दूरी पर खड़े हुए लोग मुझे साफ दिखाई नहीं देते। अब सामने वाले विंग में खड़े होकर अक्षय की मम्मी मुझे हाय हेलो कर रही है या स्माइल पास कर रही है, मुझे कैसे पता चलेगा? जब तक साफ दिखाई देता था सबसे हेलो हाय नमस्ते बातचीत करती थी ना मैं। मेरी प्रॉब्लम तो जैसे कोई समझना ही नहीं चाहता। अरे बाबा, तुम्हारी नजर अगर कमजोर हो गई है तो उसका ये मतलब थोड़ी ना है कि तुम समाज से कट जाओगी या छड़ी लेकर चलना शुरू कर दोगी। चश्मा नाम की एक चीज होती है, जानती हो उसके बारे में? चुपचाप से मेरे साथ चलो, अपनी आंखें टेस्ट करवाओ और चश्मा लगाओ। सब कुछ साफ साफ नजर आने लगेगा। छोटी सी बात का इतना बड़ा तमाशा बनवा लिया तुमने। हर कोई तुमसे मुंह फुलाए घूम रहा है। तुम पहले नहीं बता सकती थी कि तुम्हें दूर की चीजें देखने में समस्या होने लगी है? मैंने कह दिया, मैं चश्मा नहीं लगाने वाली। चश्मा लगाने वाली औरतों का हर कोई सड़क चलते मजाक उड़ाता है। मैं मैनेज कर रही हूँ ना, आगे भी कर लूंगी। आप लोगों को मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, देखा है हमने कि तुम कितने अच्छे से मैनेज कर रही हो। हर रोज धमाके हो रहे हैं घर में और इन मैडम को लग रहा है कि बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रही हैं। अरे किसी दिन कोई और हाथ पकड़ कर ले जाएगा तुम्हें और तुम मेरे चक्कर में उसके साथ चली भी जाओगी, क्योंकि दिखाई तो तुम्हें देखा नहीं कि तुम किसका हाथ पकड़ कर जा रही हो। याद है ना विक्रम की पार्टी में क्या हुआ था? लो, अब ये कांड भी हो चुका है क्या? मुझे तो तुमने बताया ही नहीं कि विक्रम की पार्टी में क्या हुआ था। होना क्या था माँ, उसके यहाँ पार्टी में मैं इसको बोल कर गया कि अभी मैं अपने दोस्तों से मिलकर आता हूँ, तुम तब तक खाना खा लो। और ये मैडम वहाँ एक कोने में सिमट कर बैठी रही और हर आते जाते से कह रही थी कि मेरे हस्बैंड नहीं मिल रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। 5-6 औरतों ने इसे घेर कर रखा हुआ था। अरे तो तू इसे पार्टी में छोड़कर चला कहाँ गया था, ये तो बता। यही तो हैरानी की बात है ना माँ कि मैं कहीं गया ही नहीं था। मैं इससे 10 कदम की दूरी पर सामने चेयर पर बैठा हुआ था अपने दोस्तों के साथ और इसे मैं नजर ही नहीं आया। अरे चुप रहिए आप, इतनी अंधी नहीं हूं मैं। वो तो उस शादी में भीड़ भाड़ को देखकर मुझे घबराहट सी हो गई थी। बस बस बहू, तेरी आंखें कितने काबिल है ये तो मैं बस अड्डे पर देख चुकी हूँ। आपको नहीं पता, हमारी किटी में अभी 2 महीने पहले ही मिसेस गुप्ता को चश्मा लग गया था। वो जब चश्मा लगाकर किटी में आई ना तो हर कोई पीठ पीछे उनका मजाक उड़ा रहा था। मुझे मजाक नहीं बनना। और पता है, चश्मा लगाने से ना औरतों की उम्र भी ज्यादा नजर आती है। मेरी अभी उम्र ही क्या है, मैं अभी से बूढ़ी नहीं दिखना चाहती। अरे कैसी बेवकूफ वाली बातें कर रही हो तुम सुधा। पढ़ी लिखी होकर इस तरह की बातें करना तुम्हें शोभा देता है क्या? छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग रहा है आज के समय में, तो क्या चश्मा लगाने से उनकी उम्र बढ़ जाती है? विनय बार बार सुधा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सुधा तो अपने आगे किसी की चलनी ही नहीं दे रही थी। 4 दिन बाद सुधा बालकनी में खड़ी हुई अपने पौधों को पानी दे रही थी। तभी सोसाइटी कंपाउंड में खड़ी हुई औरतें उसे देखकर हंसने लगती है। क्या बात है नीतू, बहुत हंसी आ रही है मुझे देखकर। मेरे सर पर सिंग लगे हैं क्या? तुमने देख लिया क्या? और नहीं तो क्या, मैं अंधी हूं क्या? मेरे सामने ही खड़ी होकर इशारेबाजी कर रही हो, मुझे नजर नहीं आ रहा? जो कहना है सामने से कहो ना, ये सब इशारेबाजी क्या कर रही हो? सुधा की बातें सुनकर दोनों पड़ोसनें चुपचाप वहां से खिसक जाती है। अरे नीतू, तू तो कह रही थी इसकी नजर कमजोर हो गई है और इसे दूर का नजर नहीं आता। इसे तो सब नजर आ रहा है। देखा नहीं कैसे 1 मिनट में पकड़ लिया इसने हम दोनों को। पता नहीं, इसकी सास कल ही मेरी सासू माँ को बता रही थी कि उनकी बहू की नज़र कमज़ोर हो गई है, इसलिए आजकल उसे दूर खड़े हुए लोग नज़र नहीं आते। अरे मुझे क्या पता था कि इस उम्र में इसकी सास झूठ भी बोला करती है। मेरी सिर्फ आंखें कमजोर है, कान एकदम दुरुस्त है। ये तुम दोनों जो वहां खड़ी होकर खुसूर पुसूर कर रही हो ना, वो सब मुझे सुनाई दे रहा है, एकदम साफ साफ। माँ जी ने कोई झूठ नहीं बोला था, वाकई मेरी नज़र थोड़ी कमजोर हो गई है। एक बात बोलो, बुरा तो नहीं मानोगी?
अगर तुम्हारी नज़र कमज़ोर है तो तुमने इतनी दूर से हमें कैसे देख लिया? कॉन्टेक्ट लेंस का नाम सुना है तुमने? ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं कि हर वो इंसान जिसकी नज़र कमज़ोर हो वो चश्मा ही लगा कर घूमे। इंसान कॉन्टेक्ट लेंस भी तो लगा सकता है। सुधा को अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया था। अब वो कॉन्टेक्ट लेंस लगाकर बड़े आराम से घर से बाहर निकलती और खुशी खुशी सबसे मिलती जुलती।